नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का बेहतर तरीका ये होता है कि उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो मैं इस सीरीज में आपको बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब बताऊंगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। ठीक है, साइलेंट वैली या तो मुक घाटी या तो शांत घाटी भी दे तो वो किस राज्य में है? केरल में। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, आपके सामने जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एक होता है कि जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है उस टाइप के भी क्वेश्चन को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। तो यहाँ आया है केरल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो केरल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन केरल में। सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो यानी गोवा किस नदी के किनारे है? तो ये है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोवा से एक क्वेश्चन ये याद रखना आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती है समान वायुमंडलीय दबाव को। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समान वायु दाब वाली मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोबार कहलाता है, आइसोबार। इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा कन्फ्यूजन जिसमें होता है, जैसे कि समान वर्षा वाले मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो हाइट कहा जाता है। जैसे कन्फ्यूजन ये हो जाता है ना कि आइसो हाइट, हाइट मैंने ऊंचाई वाला बोलेगा तो, लेकिन नहीं, ध्यान रखना है कि समान वर्षा वाले को है ना मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है, यानी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है? तो वो है लूनी नदी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कि जिसका उद्गम स्थल भारत में ही है और भारत में ही विलुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी ही है जो कि कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। तो ये किस देश से थे? अमेरिका से थे। ठीक है, अब नॉर्मन बोरलॉग के बारे में कुछ याद आ रहा है? हरित क्रांति का जनक कौन है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग ही है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है हमेशा। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 17। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर है ना हमेशा रिपीट होते रहता है, अनुच्छेद 17। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कभी कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, अच्छा, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 14 में। ठीक है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। तो इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से ही गिनती स्टार्ट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, अब देखिए पंचायत, ग्राम पंचायत की बात, पंचायती राज का बात हो रहा है। ठीक है, तो पंचायती राज जो व्यवस्था है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुआ था। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सही है? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। ठीक है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है।
और राज्य सूची के विषय किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ये सही है। धन विधेयक को राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, ये सही है। और राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या 24 है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो है लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है। ठीक है, देखिए क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, ये ध्यान रखना आपको। और ये गलत हो गया, बाकी ये भी सही है। डी का राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है ना, तो वो क्या होता है, जमानत राशि खो देता है। 1/6 मत से कम प्राप्त होता है, तो इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए। तो 4 राज्यों का ये ध्यान रखना है, कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में उसका क्षेत्रीय जो पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा तभी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको सबको क्या है एक साथ यहाँ रिवीजन करना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय कौन था, तो वो 1885 में उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अच्छा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो W.C. बनर्जी था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बिसेंट। अच्छा पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू। देखिए पहली महिला अध्यक्ष है एनी बिसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो है सरोजिनी नायडू। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो विपक्षी दल का जो नेता तभी बनेगा, विपक्षी दल का दर्जा तभी उसको मिलता है जब कुल सीट का, जैसे कि 550 सीट है लोकसभा में, ठीक है, तो उसका 1/10 उसके पास होना चाहिए सीट, यानी कि 55 सीट उसके पास होना चाहिए। 55 लोकसभा सांसद में उसको जीत होना चाहिए, तभी वो विपक्षी वो दल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में पूछा गया था क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो जब आवेदन जिस तिथि में देता है तो उसके 7 दिनों के बाद वो प्रभावी माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए, और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो ये कराया गया था 1952 ईस्वी में। प्रथम जो आम चुनाव हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1952 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 90:10, यानी 90:10 में वहन किया जाता है। केंद्र सरकार 90% देता है और राज्य सरकार 10% देता है। ठीक है, अच्छा मनरेगा योजना का शुभारंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो मनरेगा योजना का शुभारंभ 2006 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है।
तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित रूप से। अभी जितने भी एग्जाम हुए, बिहार एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, जो बिहार का टीचर का एग्जाम अभी 2023 में हुआ, सारे में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 61 से 66। अब जब 61 से 66 पंचवर्षीय योजना, उसी समय ये प्रभावित हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तो वो 66 से 69 तक जो योजना अवकाश कहलाया। जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है योजना अवकाश का जो कार्यकाल कब है, तो 1966 से 69 है, उस समय योजना अवकाश था। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय आया था 1969 से 74 तक। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा रिपीट होते रहता है। बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, इनसे रिलेटेड घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको सब बताता हूं। देखिए, ये आपको ये ध्यान रखना, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ, तो 1929 में हुआ। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ, 1929 में। किसने किया, तो स्वामी सहजानंद ने ही किया था। फिर क्या हुआ कि 1936 में इन्होंने ही, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया। यानी आपसे पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ, तो 1936 में हुआ। किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो ये थे दीनबंधु मित्र। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो बिहार में अपना त्रिस्तरीय पंचायती राज है व्यवस्था, वो किस समिति के पर आधारित है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति पर ही आधारित है। देखिए, एक है अशोक मेहता। ठीक है, दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, अशोक मेहता। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति पर आधारित है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय किस समिति के पर आधारित है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो वो है अशोक मेहता। इसे याद कैसे रखना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, त्रिस्तरीय में 3 शब्द आएगा, बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय हो गया। और द्विस्तरीय में 2 शब्द आएगा, अशोक मेहता। फिर से समझिए, देखिए त्रिस्तरीय पंचायत अगर पूछेगा किस मॉडल पर, किस समिति पर आधारित है, तो 3 शब्द वाला बलवंत राय मेहता, 3 शब्द हो गया। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति पर आधारित है, तो 2 शब्द वाला होगा, अशोक मेहता। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो क्या था, इसका करेक्ट आंसर है ये लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब मेन होता है लोक भागीदारी। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1952 में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण में। ठीक है, यानी कि खेल का जो कोच होता है ना, उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ, तो 1985 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद। अब यहाँ एक चीज़ ये याद रखना है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन अभी बिहार टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया है, तो हॉकी से है। हॉकी के जादूगर कौन है,
ये मेजर ध्यानचंद। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर अब इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, करंट अफेयर की दृष्टि से एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो शरत कमल अचंता को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका करेक्ट आंसर ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। आप देखिए रमन मैग्सेसे से आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इंपॉर्टेंट कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। ठीक है, अब विनोबा भावे से एक क्वेश्चन इसी तरह एक और है, जैसे होता है ना कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने पहले भारतीय कौन थे, उसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो भी विनोबा भावे ही थे, ये याद रखना है आपको। तो देखिए दोस्तों, जो रिलेटेड उसी टाइप का क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन वाला, तो एक साथ उसको रिवीजन करना चाहिए, यही होता है स्मार्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है एक्स यानी 10 10 20 और 2 22 यानी 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था रूस में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है उस समय की बात है जब 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन आपको अभी आने वाले इंटर लेवल का जो एग्जाम है उसके दृष्टि से आपको याद रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बीजिंग में, यानी चीन के राजधानी बीजिंग में हुआ था। ठीक है, और शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, तो वो होगा इटली में। ठीक है, इटली के मिलान शहर में होगा। देखिए ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ खेल होता है, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक हो गया, इस टाइप के जो खेले हैं, तो आपको जो एक हो गया है, जो ठीक पहले हुआ है और जो आने वाला है जो होगा, वो दोनों को आपको याद रखना है। जैसे 2022 कहाँ हुआ, तो बीजिंग में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, और शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, तो इटली में होगा, ये आपको याद रखना है। अब रही बात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि टोक्यो में हुआ था ओलंपिक। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो ज़्यादा चर्चित रहता है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 है वो 21 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, और 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो आपको ये चारों याद रखना है। फिर से एक बार आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन में, 26 होगा इटली में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 हुआ था टोक्यो में, और 24 होगा पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो सहारा जो मरुस्थल है वो कहाँ है, अफ्रीका में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है थार रेगिस्तान। ठीक है, थार रेगिस्तान कहाँ है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होता है, फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फुटबॉल में कितने मिनट का खेल होता है फुटबॉल, तो वो 90 मिनट का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा अब फुटबॉल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। अच्छा 2026 कहाँ होगा, तो ये होगा अमेरिका में। अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, ये तीनों मिला के आयोजन होगा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, और ये 3 हो गया, और इकोनॉमिक्स ये 4 हो गया, फिर शांति और साहित्य, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो बिहू असम का काफ़ी लोकप्रिय है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये। ठीक है, तो असम का ये हो गया बिहू। और एक चीज़ और याद रखना है, कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में है। अच्छा, पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो भी असम के डिगबोई में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है तो वो कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो यूक्रेन में है। ठीक है, ये काफ़ी चर्चित में अभी यूक्रेन और रसिया, तो इसलिए आपको याद रखना है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है ना, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो रिबनिया है, रिबनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है येन है। दोस्तों, पड़ोसी देश जितना है आपका अपने देश के सटे हुए, उस सब का देश की राजधानी और मुद्रा निश्चित रूप से याद रखना है आपको। ठीक है, बिहार के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जापान की मुद्रा क्या है? येन हो गया। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है, युआन। चीन की मुद्रा युआन है। भूटान की मुद्रा क्या है? जो अभी नगुल्ट्रम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला फेर ये नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए क्या है कि जल्दबाजी में लड़का, आपको मालूम है कि एपीजे अब्दुल कलाम है, लेकिन क्या ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में क्या अबुल कलाम दिया, तो जल्दबाजी में कई लोग इसको टिक कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी लगेगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम हम टिक कर रहे हैं, लेकिन ये अलग है, अबुल कलाम आज़ाद है, इसलिए ध्यान रखना है। ऑप्शन बी में है एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, आप एपीजे अब्दुल कलाम से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बुक है, पुस्तक लिखा पूछा जाता है। ठीक है, वो इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है डी, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व का चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, और चीनी का कटोरा क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का गठन हुआ था 1945 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कई महत्वपूर्ण संगठन है जिसके बारे में कोई स्थापना पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको कुछ ऐसे संगठन है जिसका स्थापना सेम ईस्वी में हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और आपको भी ध्यान रखना है कि कोई भी ईस्वी वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेट करके और भी जितनी इंपॉर्टेंट घटना है सबको एक साथ रिलेट कर लेना चाहिए, तो ईस्वी वाला क्या है क्वेश्चन याद रहता है। अब जैसे यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुआ, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुआ। फिर से एक बार समझिए, देखिए एक तो यूएनओ हो गया, फिर आईएमएफ, आईएमएफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाला है। ठीक है, विश्व बैंक क्या? बैंक भी मुद्रा से संबंधित है, यानी कि दोनों मुद्रा वाला है, और यूएनओ है, ये 3 को हो गया 1945 में स्थापना। फिर एक ले लीजिए यूनेस्को और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले लीजिए, ये दोनों का भी स्थापना 1945 में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था 1947 से 48 तक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, आचार्य जेबी कृपलानी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? तो ये थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन है मालूम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? यही है ना, एओ ह्यूम। म्यांमार की नई राजधानी है,
तो वो कौन है? नेपिदाब। देखिए ये जो नेपिदाब है ना, इसको कई बार है अलग अलग तरीके से लिखे, गूगल पे सर्च मारिएगा तो दूसरा आएगा, ऐसे आएगा नई पीड़ा, ठीक है, कई बार देगा नई पैताब, ऐसे दे देगा। तो आपको मोटा मोटी आपको याद रखना, नई पैताब, नई पैताब, नई पेदा, इस तरह से याद रखना है। म्यांमार की नई राजधानी है नेपिदाब या नई पैताब, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्या थे। म्यांमार की मुद्रा याद रखना है आपको, क्या थे, क्यात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है भीष्म साहनी, तमस भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक ने जीता था उस समय, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में करंट अफेयर की दृष्टि से आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता, बंगाल को हराकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सौराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वो थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लीमेंट एटली ऑप्शन सी में है, ठीक है। अब आपको अपने एग्जाम बिहार एसएससी इंटर लेवल की दृष्टि से याद रखना है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भारतीय है, इसलिए याद रखना है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उस समय की बात है, 2015 की बात है ये, तो उस समय था रघुराम राजन। लेकिन अभी कौन है वर्तमान 2023 में आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, ठीक है। आरबीआई से कई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको तो याद रखना है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। अच्छा, वर्तमान में अध्यक्छ कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1954 में हुआ। इसे याद कैसे रखना है? देखिए पंचशील, देखिए पो से, देखिए ऑप्शन में है दिया हुआ सब, ठीक है। पो से यहाँ 5 वाला हो गया, चो से 4 यानी कि 54 वाला आंसर आपको टिक करना है, 1954, ठीक है। पंचशील यानी 5 और 4 वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक सिंपल पूछ दे तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग सान सूकी जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार से, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताब, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ? तो पूना पेट कब हुआ था? 1932 में। अब देखिए ईस्वी वाला आया, ईस्वी वाला जब भी आया क्वेश्चन तो कोई ना कोई एक और घटना इसमें रिलेट करिए। तो 1932 में और क्या हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में ही हुआ था, तो उसको ध्यान रखना है। 1932 में पूना समझौता भी हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ, ठीक है। कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि जो पूना पैक्ट है, पूना समझौता हुआ, महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। इसे सिंपल याद रखना है, गिर गुजरात कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रावणकोर से जुड़े हुए थे, त्रावणकोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलता है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये किए थे ह्वेन सोंग, ठीक है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन है कि जो है इंपॉर्टेंट, जो कि
आपको हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, देश का कोई भी एग्जाम हो, जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ह्वेनसांग किसके समय भारत आया, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, इसे रिलेट ऐसे कर लिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, यानी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, कुमारगुप्त प्रथम ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो ध्वस्त किया है बख्तियार खिलजी ने। अच्छा, ये एक और विश्वविद्यालय जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भागलपुर में, इसकी स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल ने किया। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, तो ये कब पारित हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। ये पारित हुआ 26 जनवरी 1930 को। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह है ना, पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 3 होता है समाप्त। और आज का क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। आपका इसका आंसर कमेंट में देना है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।